नमस्कार, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार परम अखिल क्लासेस में। आशा करता हूँ कि आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी और आप अपनी तैयारी में लगे भी होंगे, क्योंकि आने वाले टाइम पे बहुत सारे एग्ज़ाम्स आपके लगे हुए हैं बैक टू बैक। चाहे वो पीसीएस के एग्ज़ाम्स हो, चाहे वो आरओ के हो, खंड शिक्षा अधिकारी का हो, टीजीटी या पीजीडी का हो, या इवन आपके वनडे के एग्ज़ाम्स हों आने वाले टाइम पे, क्योंकि 2024 का इलेक्शन है और 2024 के इलेक्शन को ध्यान में रख करके सरकार बहुत सारी नौकरियों को लॉन्च करने वाली है, या लॉन्च करना ही बेहतर होगा क्योंकि ये लॉन्च करने ही जैसे टर्म्स हैं। ठीक है, एक चीज़ आप याद रखिएगा कि दिल्ली में कौन सी सरकार बैठेगी इसका निर्धारण यूपी और बिहार करता है, और जिस लिहाज से यूपी में भी रूलिंग पार्टी है इस समय, तो आप मान के चलिए कि केंद्र सरकार और आपके राज्य सरकार दोनों में आपको ठीक ठाक भर्ती देखने को मिल जाएगी। एक सबसे ज़्यादा प्रश्न जो मेरे से पूछा जाता है, चूँकि मैं टीजीटी पीजीटी हिस्ट्री भी पढ़ाता हूँ, भी का मतलब है कि मैं और भी सब्जेक्ट्स पढ़ाता हूँ, बट टीजीटी पीजीटी में हिस्ट्री पढ़ाता हूँ सामान्यतः। तो सबसे ज़्यादा प्रश्न बच्चे पूछते हैं कि सर हिस्ट्री में प्रश्न आते कहाँ से हैं, यही नहीं समझ में आता है। हालांकि अगर आप पीसीएस में भी मैं पढ़ाता हूँ तो वहाँ भी बच्चों के यही सबसे ज़्यादा कमेंट्स होते हैं कि सर हिस्ट्री सबसे ज़्यादा प्रश्न भी आती है। अगर आप थोड़ा सा हिस्ट्री को ध्यान देंगे तो हिस्ट्री में कितने प्रश्न आते हैं, तो हिस्ट्री में ओवरऑल 18 ± 2 प्रश्न आपको देखने को मिलता है। मतलब 18 से 20 प्रश्न या 20 से 22 प्रश्न तक कभी कभी आपको देखने को मिल जाता है। तो ऐसी स्थिति में हिस्ट्री एक बहुत ज़्यादा गेम चेंजिंग सब्जेक्ट बन जाता है जब आपका कहीं ना कहीं 20 से लेकर के और 22 क्वेश्चन किस से हो, हिस्ट्री से हो। तो ऐसी स्थिति में हमें ये समझना जरूरी है कि प्रश्न कहाँ से पूछे जा रहे हैं। देखिए, एग्ज़ाम में जितना ज़रूरी है आपको जानना कि हमें क्या पढ़ना है, उससे कहीं ज़्यादा ये जानना ज़रूरी है कि आपको क्या नहीं पढ़ना है। क्योंकि अगर आपको ये पता हो जाए कि हमें क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, तो आपकी तैयारी बहुत ही आसान हो जाती है। मैं एक लाइन कहना चाहूँगा कि जगजीत सिंह जी की एक बहुत अच्छी लाइन है, आपने सुना होगा कि प्यार का पहला खत लिखने में वक्त तो लगता है, नए परिंदे को उड़ने में वक्त तो लगता है। जिस्म की बात नहीं थी उनके दिल तक जाना था, लंबी दूरी तय करने में वक्त तो लगता है। ये बहुत अच्छी लाइन जगजीत सिंह की है, कभी आप ईयरफोन लगा के सुनिएगा, मज़ा आ जाएगा। उसी प्रकार से जब आप नए नए होते हैं तो इतने समझ नहीं होता कि कहाँ से प्रश्न पूछे जा रहे हैं, बस हम पढ़े जा रहे हैं, कभी ये पढ़ लिया कभी वो पढ़ लिया। लेकिन ऐसा नहीं है, हिस्ट्री में जो प्रश्न बनते हैं वो बिल्कुल पेट बनते हैं, यहीं से वो प्रश्न इसी पैटर्न पे पूछे जाते हैं। इस सेशन में हम लोग एंशिएंट हिस्ट्री पे बात करेंगे, और एंशिएंट हिस्ट्री के बाद में नेक्स्ट वीडियो में, चूँकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए इसलिए हम सिर्फ एंशिएंट हिस्ट्री देखेंगे, और एंशिएंट हिस्ट्री के बाद में हम अपने नेक्स्ट वीडियो में मेडाइवल और मॉडर्न पे बात करेंगे। आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ने पे देखते हैं कि हमारे यहाँ से प्रश्न कहाँ से बनता है। देखिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट है कि प्रश्न कहाँ से बनता है, तो प्रश्न बनने को लेकर के हम आपसे अभी थोड़ी देर में चर्चा करेंगे। वहीं पे अगर आप कुल प्रश्नों की संख्या देखेंगे तो लगभग आपको 7 से 9 प्रश्न देखने को मिल जाता है प्राचीन इतिहास से, और इन प्रश्नों की जो प्रकृति है या प्रवृत्ति है पूछने की, वो कहीं ना कहीं कला एवं संस्कृति को ध्यान में रखकर पूछा जाता है। कला एवं संस्कृति का मतलब है कि जैसे मान लीजिए अगर आप वैदिक काल पढ़ रहे हैं तो वैदिक काल भी लगभग कहीं ना कहीं कला एवं संस्कृति या कल्चर से ही रिलेटेड पूछ लिया जाता है। जैसे किसका कितना बार उल्लेख किया गया है, ऋग्वेद कौन सा है, या किसी भी उपनिषद के बारे में पूछ लेगा, आपसे किसी भी धर्म ग्रंथ के बारे में पूछ लेगा। अगर मान लीजिए कोई वेद है तो उसका आपको उपवेद पूछ लेंगे या ब्राह्मण ग्रंथ पूछ लिया जाएगा। किस वेद में क्या चीज़ें कही गई हैं, किस मंडल में क्या चीज़ें कही गई हैं। तो इस प्रकार से प्रश्न आपके प्राचीन इतिहास से पूछे जाते हैं। हम थोड़ा विस्तृत चर्चा करेंगे। आर्ट एंड कल्चर में सबसे पहले आपको जानना ज़रूरी है कि मंदिर से प्रश्न विगत वर्षों में आपको देखने को मिले हैं। मंदिर का मतलब है चाहे वो आपका बैकुंठ पेरूमल मंदिर हो, चाहे वो तिरुपति का मंदिर हो, कोणार्क का सूर्य मंदिर हो, चाहे आप देखेंगे तो मंदिर में भी कभी आपसे पूछ लेता है कि नागर शैली की मंदिर कौन सी है, या द्रविड़ शैली की मंदिर, बेसर शैली की मंदिर। इन सारे मंदिरों के बारे में आपसे प्रश्न पूछ लिया जाता है और हम वहीं पे गलत करके निकलते हैं, क्योंकि हम मंदिर स्थापत्य को छोड़ देते हैं।
हमें मतलब ही नहीं कि मंदिर स्थापत्य क्या चीज़ होता है। तो हम आर्ट एंड कल्चर में मंदिर स्थापत्य को देखेंगे। स्तूप से प्रश्न पूछ लिया जाता है, चाहे वो सांची का हो, भड़हुत का हो, या अमरावती हो, या धर्मरज्जी का हो, या अन्य और भी स्तूप हैं, वहाँ से प्रश्न आपको देखने को मिलता है। और इस प्रकार आप देखेंगे अभी रिसेंटली में जो यूपी SSSC ने एक एग्जाम कंडक्ट करवाया था फॉरेस्ट गार्ड का, उसमें स्तूप से इतने अच्छे प्रश्न पूछे गए जो शायद कभी PCS भी अभी तक विगत 5-6 वर्षों में नहीं पूछा है। PCS भी पूछता है कि कौन सा स्तूप कहाँ पे स्थित है, लेकिन यूपी SSSC ने इस बार पेपर को इतना अच्छा बनाया कि उसने स्तूप के अंग प्रत्यंगों को ही पूछ लिया कि जैसे मान लीजिए कि धर्म एक तरीके से वेदिका क्या होता है, तोरण क्या है, या प्रदक्षिणा पथ क्या होता है, उसके ऊपर अगर आप देखेंगे और ऊपर जाके जो छत्र क्या है, पीठिका क्या है, इन सब अंग प्रत्यंगों को लेकर के स्तूप से प्रश्न पूछे गए थे। आगे आप देखेंगे तो आपका चैत्य और विहार, चैत्य क्या होता है, विहार क्या होता है। जैसे अगर आप मौर्य काल को पढ़ेंगे तो मौर्य काल में अशोक ने आजीवक संप्रदायों को रहने के लिए नागार्जुनी पहाड़ी पर आप देखेंगे तो निर्माण करवाया है, मतलब चैत्यों का निर्माण करवाया। बेसिकली चैत्य पूजा स्थल और विहार रहने के लिए होते हैं, तो अशोक ने विहार का निर्माण करवाया है। उसके पौत्र दशरथ ने भी आप देखेंगे तो विहार का निर्माण करवाया है, चाहे वो कर्ण चौपर हो, सुदामा हो, विश्व झोपड़ी हो, ये सारे आप देखेंगे कि किसके विहार हैं, अशोक के। हम आगे जब आपने अशोक सेक्शन पे आएंगे वहाँ पे व्यापक स्तर पर आपके साथ चर्चा करेंगे। मूर्तिकला, गंधार मूर्तिकला, मथुरा मूर्तिकला, अमरावती मूर्तिकला, जैसे अभी पेट में ही आप नज़र डालेंगे तो पूछा गया था कि सारनाथ में जो महात्मा बुद्ध की मूर्ति प्राप्त हुई है वो किस मुद्रा में है। महात्मा बुद्ध की मूर्ति सामान्यतः महात्मा बुद्ध को 5, हालांकि दिखाया तो 10 मुद्राओं में गया है, बट सामान्यतः हम 5 मुद्राओं को पढ़ के चलते हैं, चाहे वो भूमि स्पर्श मुद्रा हो, वरद मुद्रा हो, ध्यान मुद्रा हो, धर्म चक्र परिवर्तन मुद्रा हो। ऐसे भगवान महात्मा बुद्ध की मूर्तियों को ढाला गया है विभिन्न प्रकार के अंग प्रत्यंगों में, हम उसे पढ़ के निकलेंगे। चित्रकला भी हम देख लेंगे। उसके बाद में अशोक के अभिलेख हैं। अशोक को अभिलेखों की प्रेरणा कहाँ से मिली थी, तो हम जानते हैं डेरियस प्रथम से मिली है। मतलब अगर डेरियस प्रथम ने अभिलेख जारी किए हैं तो डेरियस प्रथम के भी कुछ अभिलेख होंगे, वो वहाँ से आपसे प्रश्न देखने को मिलता है। कुछ अशोक पूर्व अभिलेख हैं, वो आपको देखने को मिलेगा। तो विभिन्न प्रकार के अभिलेख हमारे एग्जाम का एक महत्वपूर्ण अंग बने हुए हैं जहाँ से प्रश्न पूछा जाता है। वहीं पर अगर आप मुद्रा शास्त्र की बात करेंगे तो कई बार प्रश्न पूछा गया है कि सबसे पहले सोने के सिक्के किसने जारी किए, सबसे पहले चांदी के सिक्के किस शासक ने जारी किए, सीसे पुटीन के सिक्के किसने जारी किए, शुद्धता के पैमाने पे सबसे ज्यादा किसके सिक्के हैं, वहीं पे बल्क मात्रा में किसने अपने सिक्के जारी किए हैं, गरुण वाला सिक्का किसका है, वीणा बजाते हुए किसका सिक्का है। तो ये सारी चीजें आपको देखने को मिलता है मतलब मुद्रा शास्त्र के अंतर्गत। वहीं पे अगर मैं धर्म ग्रंथों की बात करूं तो धर्म ग्रंथ से भी सामान्यतः जो पुस्तकें हैं उन पुस्तकों से प्रश्न पूछा जाता है। तो ये एंशिएंट हिस्ट्री के कुछ सेक्शन हैं जहां से कमीशन आपके साथ खेलता है और आप इतने सेक्शंस को छोड़ देते हैं, बाकी आप सारा पढ़ लेते हैं। आप इतना पढ़ लीजिए, एक बार आप अगर इतना तैयार कर लीजिए, आप मंदिर तैयार कर लीजिए, चैत्य तैयार कर लीजिए, स्तूप विहार तैयार कर लीजिए, मूर्तिकला, चित्रकला, अशोक के अभिलेख, सिक्का और ग्रंथ, अगर आप इतना तैयार कर लीजिए तो मान चलिए कि आपका 70 से 80% पूरा होलिस्टिक डायमेंशन में एंशिएंट हिस्ट्री कवर हो जाएगा। भरोसा रखिए, और अगर आपको लगता है कि आपसे नहीं हो पाएगा आप कमेंट करिएगा, ये पूरा टॉपिक मैं आपको कवर करवा दूंगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पे और देखते हैं अब कहाँ से प्रश्न पूछते हैं, उनकी प्रवृत्ति क्या है। देखिएगा, सबसे पहले जब हम इतिहास पढ़ना शुरू करते हैं तो पाषाण काल आता है। हम पाषाण काल और सिंधु घाटी सभ्यता को ऐसे छोड़ करके निकलते हैं जैसे हाथी जा रही हो और कुत्ते भौंकते रहते हैं। उसी प्रकार से हम सिंधु घाटी सभ्यता और सामान्यतः पाषाण काल को ऐसे छोड़ के निकलते हैं। लेकिन हमें इग्नोर करना नहीं है, हमें पाषाण काल को पढ़ना है और सिर्फ अपने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है। जैसे अगर आप देखेंगे कि प्रश्न पूछे कहाँ से जाते हैं तो पाषाण काल का इतिहास रहा है कि अभी तक जो प्रश्न पूछे गए हैं ये पाषाण काल के स्थल से प्रश्न पूछे गए हैं कि कौन से स्थल से क्या चीज़ें प्राप्त हुई है। जैसे अगर मैं सपोज दैट एग्जाम्पल की बात करूं तो लौहरा देवा से क्या मिला है। वहीं पे अगर आप देखेंगे लौहरा देवा हो गया हो, चाहे पल्लवरम हो गया हो,
हथनौरा हो गया हो, हथनौरा के साथ में जो आपका ये क्या कहते हैं जो कपाल वाला मिला है, ये कपालखंड मिला है, ये हथनौरा से मिला है। वहीं पे अगर सबसे पहले स्टोन एज की मैं बात करूं कि पाषाण काल का मतलब सबसे पहले किसने खोजा, किसने ज्ञात किया, तो आपको पता होगा कि प्रिमरोज ने किया था, जिसे आगे चल के 1863 में रॉबर्ट ब्रूस फुटे ने पलवरम से कुछ साक्ष्य उनको मिला था, और उस साक्ष्यों के आधार पर पाषाण काल को हम लोग मानते हैं। बाद में आप हथनौरा देखते हैं, जिसे अरुण सोलंकी साहब ने अरुण सोनकिया साहब ने नर्मदा घाटी से कुछ कपाल खंडों को प्राप्त किया। तो पूछ लिया जाता है कि कौन सी चीजें कहां से मिली हैं। कभी धान की भूसी पूछ लिया जाता है, कभी आपसे जैसे धान की भूसी इस समय रिसेंटली जो अपडेटेड है लहुरा देवा है, संत कबीर नगर यूपी वाला है, ठीक है। उसके बाद में आपको कुछ संस्कृतियां देखने को मिलेगी, जैसे झूखर झांगर संस्कृति क्या होती है। उसके बाद में दैमाबाद है, कहते हैं दैमाबाद हो गया, इनाम गांव हो गया, नौदा टोली, गिलुंद है, आहाड़ है। ये सारे सामान्यतः नवपाषाण या पाषाण काल के साइट्स हैं जहां से प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। उसके बाद में आप देखेंगे कि जोरवे कल्चर क्या है, मालवा कल्चर क्या है, कायथा कल्चर क्या है। सबसे बड़ी अगर मैं पूछा जाए कि निम्नलिखित में से कौन सी सबसे बड़ी ताम्रपाषाण साइट है, मतलब सबसे बड़ी साइट्स कौन थी, तो मध्य प्रदेश का गुंगेरिया सबसे बड़ी साइट्स है। तो इस प्रकार से प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं सामान्यतः, और आप गलत करके आते हैं। अगर मैं पूछूं कि लोहे का सबसे बड़ा जो सर्वाधिक साक्ष्य मिला है वो कहां से मिला है, तो अंतरजी खेड़ा से मिला है। तो ये प्रश्न जो बनते हैं ये स्थल से बनते हैं, और स्थल मतलब कहां से क्या मिला है, कहां से क्या मिला है, क्या मिला है। यही प्रश्न आपका पाषाण काल से बनता है, इसके सिवा कोई भी प्रश्न आपसे नहीं पूछा जाता। आप अगर पढ़ रहे हैं तो आप गलत पढ़ रहे हैं। सिर्फ पाषाण काल में आपको यही एक चीज पढ़ना है, कौन सी चीजें कहां से मिली हैं। जैसे अगर आप थोड़ी देर पहले देखेंगे, इस समय एक सबसे इंपॉर्टेंट अभी चर्चे में चल रहा है, ये आपका प्रतापगढ़। अगर आप प्रतापगढ़ को देखेंगे तो प्रतापगढ़ में बहुत सारी ऐसी खुदाई की गई, प्रतापगढ़ से बहुत सारे कब्रगाह मिले हैं, समाधि मिली हैं, हड्डियां मिली हैं। जैसे प्रतापगढ़ का सराय नाहर राय हो गया, वहां से सराय नाहर राय से सबसे ज्यादा नरकंकाल मिले हैं। तो कुछ चीजें हैं। और एक आपका देखेंगे वहीं पे पट्टी तहसील है, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सराय नाहर है, मैदाहा है। तो बहुत सारे हम आगे विस्तृत चर्चा करेंगे, एक बार पढ़िएगा, मजा आ जाएगा, यकीन मानिए। सिंधु घाटी सभ्यता की अगर मैं बात करूं तो सिंधु घाटी सभ्यता से सिर्फ एक प्रकार के प्रश्न फंसे हैं, और सिंधु घाटी सभ्यता में यहां भी इनका स्थल कि कौन सा स्थल कहां पर स्थित है, इनका जो प्रश्न बनता है कौन सा स्थल कहां पर स्थित है और कहां से क्या मिला है, कहां से क्या मिला है। बस यही एक प्रश्न इनका बन रहा है अभी तक कि कहां से क्या मिला है और वो स्थल कौन सा स्थित है। जैसे अगर मैं आपसे पूछ लूं एग्जाम्पल के तौर पे कि कालीबंगा प्रेजेंट टाइम पर किस राज्य में स्थित है, या कालीबंगा किस नदी पर स्थित था, नदी तट पर स्थित था, तो आप तुरंत बताएंगे सर कालीबंगा राजस्थान में है, लोथल गुजरात में, रोपड़ पंजाब में है, आलमगीरपुर देखेंगे तो पूरा सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पूर्वी तट जो माना जाता है, पूर्वी छोर माना जाता है, वो उत्तर प्रदेश का क्या कहते हैं आलमगीरपुर माना जाता है, जो कि हिंडन नदी के आसपास देखने को मिलता है। तो इस प्रकार के जो प्रश्न बने हैं वो आपसे सिंधु घाटी सभ्यता से प्रश्न बने हैं, यही आपसे उम्मीद किया जाता है। वहीं अगर आप वैदिक काल के प्रश्न देखेंगे तो वैदिक काल के प्रश्न सामान्यतः अभी तक जो पूछे गए हैं अधिकांशतः वो साहित्य को लेके पूछे गए हैं और कला को लेके पूछा गया है। साहित्य और कला से ये ज्यादातर प्रश्न बने हैं, इसलिए वैदिक काल में ये चीज आप देख के चलिएगा। वहीं अगर आप सूत्र काल की बात करूं तो सूत्र काल में 16 महाजनपद, बौद्ध, जैन, आजीवक सांप्रदाय या अन्य सांप्रदाय भी आपको देखने को मिला है। और अगर आप 16 महाजनपद देखते हैं तो 16 महाजनपद में बस 2 चीजें आपको पढ़नी है कि कौन सा महाजनपद, अगर आप बहुत डीप पढ़ना चाहते हैं तो किसने किसका विलय किया, नहीं तो किस जनपद की क्या राजधानी थी। यही सामान्यतः अभी तक प्रश्न पूछा गया है। आप विगत वर्षों का पेपर उठा लें तो आपको लगेगा कि हाँ यही चीजें पूछा गया था। जैसे अगर मैं थोड़ा सा बात करूं आपको लेकर के 16 महाजनपदों में, तो सबसे ज्यादा जो प्रश्न बनते हैं 16 महाजनपद में ये उनकी राजधानी को लेकर के बनते हैं। जैसे काशी की राजधानी क्या थी, कौशल की राजधानी क्या थी, अंग की राजधानी क्या थी। सामान्यतः पूछ लिया जाता है
कि यहाँ का शासक भी कौन कौन था। कभी कभी पूछ लिया जाता है कि इस मतलब वंश का पर्टिकुलर किस शासन का यहाँ पे शासनकाल रहा है। तो इस प्रकार से प्रश्न आपसे 16 महाजनपदों में पूछे जाते हैं। और 16 महाजनपदों में जो सबसे ज्यादा प्रश्न आते हैं वो सामान्यतः मगध को लेकर बनते हैं। क्यों? क्योंकि मगध ही एक ऐसा वंश रहा है जिसने पूरे 16 महाजनपदों को धीरे धीरे एक्वायर करके एक विस्तृत साम्राज्य की स्थापना की थी। बौद्ध, जैन व अन्य धर्मों से प्रश्न सामान्यतः जो आप पढ़ते हैं महात्मा बुद्ध के व्यक्तिगत जीवन से प्रश्न बनते हैं, या महात्मा बुद्ध के जो धर्म ग्रंथ है उससे प्रश्न बनते हैं, या बौद्ध की जो संगीतियां हुई हैं उससे प्रश्न बनते हैं। यही चीजें सब में काम करता है, चाहे वो बौद्ध हो, जैन हो, या बौद्ध जैन के साथ ही में कोई अन्य संप्रदाय हो, सब में लगभग यही देखने को मिल जाता है। उसके बाद में अगर मैं विदेशी आक्रमण या यूनानी आक्रमण की बात करूं तो यहां पर आपको डेरियस प्रथम देखने को मिलेगा। इनमें सबसे खास बात है कि इनका युद्ध देखने को मिलता है कि कौन सा युद्ध किसके द्वारा लड़ा गया और कौन जीता, कौन पराजित हुआ। सामान्यतः या उस तत्काल में कौन सी नित्य नवीन चीजें हुई हैं, या हमें यहाँ से किस प्रकार की नई चीजों को सीखने जानने का मौका मिला है, या कौन से विवरण है। जैसे जब विदेशी आक्रमण होंगे तो कुछ नित्य नवीन चीजें भारत में आएंगी। जैसे नाटक यूनानियों के आगमन से भारत में आया है। यूनानियों के भारत में आने से ही कुछ प्रकार के स्थल मार्गों की खोज हुई है। कुछ दार्शनिक भारत में आए हैं, उन्होंने नित्य नवीन ग्रंथों की रचना की है, जिससे भारत की जो तत्कालिक समाज है उसे जानने का मौका मिलता है। जिसमें से कि आप एक इंडिका को देखते हैं। इंडिका सिर्फ एक मात्र है, जब हम डिस्कशन करेंगे तो बाकी चीजों को भी हम देखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, ये आपको देखने को मिल जाएगा। तो इतनी चीजें अगर आप ध्यान रखेंगे तो मेरे दोस्त आराम से आप प्रश्न करने में सक्षम होंगे। इसके बाद अगर मैं मौर्य काल की बात करूं तो मौर्य काल के जो प्रश्न बने हैं, मौर्य काल के प्रश्न सामान्यतः अशोक से बने हैं। सामान्यतः अशोक से प्रश्न बने हैं, लेकिन आप चंद्रगुप्त मौर्य और बिंबिसार को भी इग्नोर नहीं कर सकते हैं। वैसे भी अगर आप होलिस्टिक डायमेंशन में पढ़ते हैं तो अगर आप मौर्य काल का सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक और प्रशासनिक और कला पक्ष देख लेते हैं तो यकीन मानिए कि एक भी प्रश्न आपका गलत नहीं होगा। और आप देखेंगे तो रिसेंटली जो सबसे ज्यादा प्रवृत्तियां बनी है मौर्य काल में वो अशोक के अभिलेखों को लेकर के बना है। ठीक है, तो ये चीज आप याद रखिएगा। अशोक के खासकर अभिलेख, और ये अभिलेख तो आपको जुबान पे रटे होने चाहिए। और एक चीज और कि अशोक का कौन सा अभिलेख किस राज्य में है, प्रेजेंट टाइम पर किस राज्य में है, ये प्रश्न एक नए ट्रेंड पे बन सकता है। और अगर बनेगा तो आप गलत कर लेंगे। हालांकि अभी बना तो नहीं है, बट एक नया ट्रेंड बन सकता है। क्योंकि जब हम लोग क्वेश्चन को फॉर्मेट करते हैं तो ये दे देते हैं, जैसे मान लीजिए कि अगर कोई अशोक के अभिलेख मिले हैं तो प्रेजेंट टाइम पे किस राज्य में स्थित है। इस प्रकार से अगर आप देखेंगे तो मतलब क्या हो गया, इन चारों की मैं बात कर रहा हूं, इन चारों की, तो इन चारों में आपको क्या देखना है, इन चारों में आपको सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक, और राजनैतिक के साथ में कला एवं साहित्य, और कला एवं साहित्य के साथ में सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक, कला एवं साहित्य। और इसी के साथ में एक और चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है धार्मिक। अगर आपने विभिन्न डायमेंशन में इन्हें पकड़ लिया तो ये पूरे के पूरा मौर्य काल, मौर्योत्तर काल, गुप्त और गुप्तोत्तर। गुप्तोत्तर को थोड़ा सा आप होल्ड कर दीजिए, क्योंकि गुप्तोत्तर, हाँ गुप्तोत्तर भी ठीक है, क्योंकि गुप्तोत्तर में सामान्यतः जब आप हर्ष को पढ़ेंगे तब भी आप इन्हीं सारी चीजों को लेकर के चलेंगे, फिर काम बन जाएगा। तो सामाजिक में वहां की सामाजिक स्थितियां कैसी रही हैं, वहां का समाज कितने वर्गों में बटा हुआ था, किस समाज को लेकर के क्या वहां पे नियम कानून लग रहे थे, किस समाज, क्या कोई अगर धार्मिक कार्य था तो वो कैसा था पर्टिकुलर, इन सारी चीज़ों को आपको सामाजिक में देखना है। आर्थिक का मतलब हो गया कि किसी भी शासन या प्रशासन को चलाने के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि वहाँ का फंड कैसे आएगा, धन कैसे आएगा। और धन के आने का एकमात्र सोर्स अगर सही तरीके से देखा जाए तो वो है टैक्सेशन, यानी कर प्रणाली। तो किसी प्रकार के कर को लेकर के क्या नामकरण किया गया है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कोई कर मौर्य में काल में क्या था,
मौर्योत्तर में उस कर का क्या नाम था, गुप्त में क्या नाम है और गुप्तोत्तर में क्या नाम है, तो उस कर प्रणाली के पर्टिकुलर नाम को लेकर के बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। वहीं अगर मैं राजनैतिक की बात करूं तो राजनैतिक में वहाँ की राजनैतिक प्रणाली कैसी थी, पितृसत्तात्मक था या पितृवंशीय है। सामान्यतः सत्ता का हस्तांतरण किस प्रकार से हो रहा है, ज्येष्ठ पुत्र को हो रहा है, कनिष्ठ पुत्र को हो रहा है। शासन जो चलाया जा रहा है वो मातृपक्ष के नाम से चलाया जा रहा है, पितृपक्ष के नाम से चलाया जा रहा है। और जो हायरार्की पैटर्न है, चाहे जैसे अगर आप कभी देखेंगे अशोक के प्रशासन को, तो अशोक का जो प्रशासन रहा है वो 5 प्रांतों में बटा हुआ था। जैसे उत्तरापक्ष, दक्षिणापथ, पूर्वी, पश्चिमी और एक था राजगृह वाला। तो ये जो 5 हिस्से बटे हुए थे ये उनके राजनीतिक प्रशासन के अंतर्गत आपको देखने को मिल जाता है। जैसे कि वहाँ का हायरार्की पैटर्न कैसा है, वित्त मंत्री के लिए कौन सा शब्द प्रयोग किया गया है, वहाँ पे जो एक प्रकार से मान लीजिए कोई अगर टकसाल का मंत्री तो उसके लिए कौन सा शब्द प्रयोग किया गया है, वजीर के लिए क्या शब्द प्रयोग किया गया है, सामान्यतः जो कृषि भूमि देखता है उसके लिए क्या नाम प्रयोग किया गया है। तो ये सारे एक तरीके से किस पदाधिकारी के लिए कौन से नाम प्रयुक्त किए गए हैं ये आपको यहाँ पर देखना होगा। कला एवं संस्कृति की मैं बात करूँ तो मैं बता चुका हूँ कला एवं संस्कृति में क्या क्या चीज़ें हैं और धार्मिक वहाँ का माहौल कैसा है। ये सारी चीज़ें आपको इन 4 सेक्शंस में देखने को मिलेगा, इसीलिए मैंने इन 4 को अलग कर रखा है। अब एक हमारा बचता है पूर्व मध्यकाल, और पूर्व मध्यकाल से सिर्फ हमारे यहाँ सिर्फ अभी तक एक प्रश्न बने हैं। और वो एक प्रश्न क्या बने हैं, एक प्रश्न बने हैं यहाँ पे कौन आ जाता है, यहाँ पे आ जाते हैं विभिन्न प्रकार के राजवंश। और राजवंशों को लेकर के क्या होता है, सत्ता संघर्ष। और अगर सत्ता संघर्ष हो रहा है तो वो सत्ता संघर्ष हमारे प्रश्न में बनता है कि कौन सा युद्ध किसके बीच लड़ा गया है और इसके साथ ही में किस राजवंश का संस्थापक क्या था, किस राजवंश का संस्थापक कौन है, पहली चीज। दूसरी चीज कि उसकी राजधानी क्या है। तीसरी चीज कि अगर कोई विविध इंपॉर्टेंट कार्य है तो पर्टिकुलर उस आप राजवंश का देख के चलिए। बस यही 3 चीज इंपॉर्टेंट है। अगर इतना काम मेरे दोस्त आप कर लेंगे तो यकीन मानिए कि आपका प्राचीन इतिहास आपके अंडर कंट्रोल में रहेगा। ठीक, तो ये हमने प्राचीन इतिहास को देख लिया है। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम लोग किस पे बात करेंगे, मेडाइवल पे और मॉडर्न पे। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा ये जो ओवरऑल मैंने डिस्कशन किया है, इससे डिस्कशन के आधार पर आपको MCQs मैं प्रोवाइड करने वाला हूँ बहुत जल्द, आज या कल से वो MCQs आपको मिलेगा। कोशिश होगी कि मैं डेली बेसिस पर आपको डेली बेसिस पर आपको 20 क्वेश्चंस प्रोवाइड करूंगा, जिससे कि आप देखेंगे अगर आप एक मंथ मेरे साथ लगे रहते हैं तो मान के चलिए कि कम से कम ना 600 तो 500 क्वेश्चंस आपके तैयार हो जाएंगे। और हमारा जो एग्जाम पढ़ रहा है, अगर सामान्यतः TGT और मैं अगर PGT की बात करूं तो TGT PGT का एग्जाम ये फरवरी में हो सकता है। उसके बाद में अगर मैं BEO की बात करूं या RO एंड ARO की बात करूं, साथ ही में अगर मैं UP PCS की बात करूं तो ये वाले जो एग्ज़ाम्स हैं ये कम से कम आपके जून एंड जुलाई में जाएंगे। मतलब हमारे पास अभी मान के चलिए कि मोटा मोटा 8 महीना है। और अगर मैं 8 को 5 से मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे दोस्त हमारे 4000 प्रश्न तैयार होंगे। और ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। कहते हैं कि बूंद बूंद से गागर भरता है और गागर से सागर भरता है। तो उस प्रकार अगर हम डेली 20 प्रश्न का टारगेट लेके चलें तो हम अपने एग्जाम तक 4000 प्रश्न को कवर कर लेंगे। और ये मैं टारगेट लेके चलता हूं कि एग्जाम आने तक हम लोग 4000 प्रश्नों को तैयार करेंगे। बस उम्मीद यही करता हूं कि आप मेरे साथ लगे रहेंगे, जिससे कि मेरा मनोबल भी बढ़ता रहे और साथ ही साथ में आपकी तैयारी भी होती रहे। तो इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करता हूं। मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद।